दोस्तों, ये कहानी है मोहिनी की, जो एक शादी में गई थी। वहां उसे निहार ने पसंद कर लिया। वो खूबसूरत नहीं था, लेकिन अच्छे घर का था और मोहिनी गरीब घर से थी। जैसे तैसे रिश्ता तय हो गया और फिर शादी इस शर्त पर हुई कि निहार उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। निहार इस बात पर तैयार नहीं था। शादी की पहली रात जब निहार मोहिनी के पास गया तो वो बेड से उठकर रोते हुए सोफे पर जा बैठी। खैर, किसी तरह निहार ने इस रात का मामला सीधा किया और जिंदगी गुजरने लगी। बच्चे हुए वो बहुत प्यारे थे। निहार को शक हुआ कि इतने प्यारे बच्चे मेरे नहीं हो सकते, इसलिए वो अपनी पत्नी मोहिनी पर शक करने लगा। और एक दिन उसके पीछे उसके ऑफिस में गया तो क्या देखता है कि मोहिनी ऑफिस जाने के बजाय साथ वाली कोठी में चली गई, जो कि उसके बॉस की थी। बस फिर क्या था, निहार तो पागल हो गया। फिर उसने क्या कदम उठाया? क्या वाकई मोहिनी गलत थी? क्या हुआ इस कहानी का अंजाम? ये सब जानने के लिए कहानी को आखिर तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जब ये खबर मिली कि आराधना के भाई निहार ने अपनी पत्नी और 3 खूबसूरत फूल से बच्चों को मौत के घाट उतार कर खुदकुशी की कोशिश की है, तो हम सभी हैरान रह गए। निहार का घर हमारे पड़ोस में था और वो काफी वक्त से किसी दिमागी परेशानी में गिरफ्तार था। उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी और अब हर वक्त उसके घर से झगड़ने की आवाजें आती रहती थी। निहार पहले ऐसा नहीं था। वो एक शरीफ और नॉर्मल व्यक्ति था। हम लोग उनके घर को बरसों से जानते थे, क्योंकि निहार के माँ बाप का मकान हमारे मकान के दाएं तरफ था। निहार शादी से पहले अपने माँ बाप के साथ रहता था, मगर शादी के बाद माँ के जोर देने पर मजबूर होकर उसने हमारे घर के बाएं तरफ एक बिकने वाला घर खरीद लिया। एक तरफ आराधना और उसके माँ बाप और दूसरी तरफ आराधना का भाई हमारे पड़ोसी बन गए थे। आराधना मेरी बचपन की सहेली थी और हमने साथ साथ प्राइमरी शिक्षा हासिल की थी। मैट्रिक भी साथ किया था। हमारा उनके घर में बरसों से आना जाना था। एक दूसरे की हर खुशी गम में हम शामिल होते थे और हम दोनों की दोस्ती के कारण हमारे घरों में भी अच्छे संबंध बन गए थे। आराधना की माँ अक्सर हमारे घर आया करती थी। वो घंटों मम्मी के पास बैठी बातें करती रहती। एक दिन आराधना की माँ आई। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी है। वो शादी का कार्ड देने आई थी। इस बार वो काफी दिनों बाद हमारे घर आई थी और शादी का कार्ड साथ लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि शादी जल्दी में तय हुई है और इसी कारण वो बहुत ज्यादा बिजी थी, इसलिए हमारे घर पर भी नहीं आ पाई थी। उन्होंने हमसे माफी चाही कि पहले से वो हमें इस बारे में खबर नहीं दे सकी और फिर उन्होंने बहुत मिन्नतों से शादी में आने के लिए कहा। हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। हमें वाकई खुशी हुई थी। मम्मी ने कहा कि ऐसे मौके पर घर में काम बढ़ जाता है, इसलिए माफी की क्या बात है, हम शादी में जरूर आएंगे और खूब तैयारियों के साथ आएंगे। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, दीदी की शादी के लिए तो मैं नए जोड़े के अलावा मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल भी खरीदूंगी। आंटी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए खुशी से मुझे गले से लगा लिया। हमारे बीच ऐसी ही मोहब्बत थी। शादी वाले दिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो खूब रौनक थी। दुल्हन के आसपास हसीन और खूबसूरत लड़कियों की भीड़ लगी हुई थी और वो गीत गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। उन्हीं में से कुछ लड़कियां उठ खड़ी हुई और नाचने लगी। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे फूलों भरे बाग में रंग बिरंगी तितलियां लहरा रही हो। मेरी नजर एक लड़की पर ठहर गई जो परियों के इस झुरमुट में नाच रही थी। वो मुझे अच्छी लगी। आराधना और उसका भाई निहार बरामदे में खड़े थे। मेरी निगाह उधर गई। देखा तो निहार भी उसी परी के ख्यालों में खोया हुआ था जो मुझे भी अच्छी लगी थी। वो एक तरफ खड़ा उसी को तक रहा था, शायद सोच रहा था कि इस महकती कली को न जाने किसके दामन में गिरना है। इसी शाम आराधना हमारे घर मेहंदी का खाना देने आई तो बताया कि खाना काफी बच गया था, मम्मी ने मोहल्ले में बांट दिया है। मैंने सवाल किया कि वो लड़की जिसने नीले रंग का गाउन पहन रखा था वो कौन थी। दरअसल हम उन दिनों अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। आराधना ने जवाब दिया, वो लड़की मोहिनी है, मेरी दीदी की सहेली की छोटी बहन। बहुत खूबसूरत और मनमोहिनी है। माँ ने उसे निहार के लिए पसंद कर लिया है, क्योंकि निहार भाई उसको एक नजर देखकर ही लट्टू हो गए हैं। ये कहकर आराधना ने बात खत्म कर दी और उस लड़की को अपनी भाभी बनाने की आरजू मेरे दिल में घुट कर रह गई। आराधना ने बाद में बताया कि लड़की गरीब घराने से है और नौकरी करती है। अब माँ उसको बहू बनाना नहीं चाहती है, लेकिन निहार भाई जिद पर अड़े हुए हैं कि उसी लड़की से शादी करनी है। खैर, शादी का हंगामा तो खत्म हो गया, मगर निहार के दिल में एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। जब से उस खूबसूरत लड़की को देखा था वो अपने होश खोते जा रहे थे। खाना पीना मुश्किल हो गया था।
उसने माँ से साफ कह दिया था कि शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना शादी ही नहीं करेगा। बेटे की जिद पर मौसी जी मोहिनी की माँ से बातचीत तय कराई। उन लोगों के लिए ये रिश्ता किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन मोहिनी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो नौकरी के मजे लूटना चाहती थी, जबकि मौसी जी नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू जॉब करे। लड़की ने शर्त रख दी कि शादी उसके बाद ही करूंगी, अगर ससुराल वाले मेरी जॉब से ऐतराज ना करे और मेरी जॉब शादी के बाद भी जारी रखने की अनुमति दे। निहार तो इश्क में दीवाना हो गया था। अपने माँ बाप पर दबाव डाला कि ये शर्त मंजूर कर लो, क्योंकि औरत के जॉब करने में कोई ऐब नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। उसके माँ बाप एक बार फिर बेबस हो गए। बेटे की मोहब्बत में हथियार डालने पड़े। मामला ये नहीं था, असल मामला तो ये था कि मोहिनी निहार से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि निहार खूबसूरत नहीं था। तभी वो ऐसी शर्त रख रही थी कि लड़के वालों की तरफ से ही इनकार हो जाए। खैर, अपने माँ बाप के दबाव से उसे निहार से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सपनों की रात जब दूल्हे ने दुल्हन का घूंघट उठाया, वो हैरान सा रह गया। सहेलियों ने 16 श्रृंगार करके दुल्हन के हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। जब उसने अपनी नई दुल्हन का हाथ पकड़ना चाहा तो वो रोती हुई बेड से उठ खड़ी हुई और सोफे पर जा बैठी। उसके इस रवैये पर दुल्हा परेशान हो गया, लेकिन दुल्हन को मजबूर ना किया कि अक्सर लड़कियां शादी के रीति रिवाजों को नहीं समझती, जो डरी सी रहती है। अगले दिन शाम को दुल्हन ने अपने माँ बाप के घर जाने की फरमाइश कर दी। वो मिलने गई तो रात में वहीं रह गई और फिर हफ्ते भर ना लौटी। तब उसके माँ बाप ने डांट डपट कर उसे जाने पर मजबूर किया। वो आ तो गई, लेकिन अपने पति से घृणा करती रही। निहार परेशान था, मगर किसी से अपनी दुल्हन की शिकायत नहीं करना चाहता था कि तमाशा बनने से पहले खुद ही इन हालातों को संभाल ले। वक्त जालिम है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। दुल्हन को भी दुल्हे की आरजू से समझौता करना पड़ा और फिर उसने भी शर्त रख दी कि अगर तुम मेरी न बनोगी तो फिर मैं जॉब के लिए तुमको घर से बाहर जाने की इजाजत भी नहीं दूंगा। तुम घर से एक कदम नहीं निकाल सकोगी। छुट्टियां खत्म हो रही थी और यह बड़ी कड़ी शर्त थी। अपनी जॉब को जारी रखने के लिए मोहिनी को हर हाल में घर से बाहर कदम निकालना ही था। खैर, कुछ दिन उखड़ी उखड़ी रहने के बाद वो निहार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। उस बीच 3 बच्चे भी इस दुनिया में आ गए। मोहिनी ने फिर भी जॉब नहीं छोड़ी। वो बच्चे अपनी सास नंदो के हवाले करके चली जाती थी। यूं 6 साल बीत गए। नंदो ने उसे मजबूर किया कि या तो वो अपनी जॉब छोड़ दे या फिर अलग घर में रहे और अपने बच्चों की खुद परवरिश करे। वो भी दिल से यही चाह रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को सुबह से शाम तक बच्चों को संभालने के लिए एक नौकरानी के तौर पर रख लिया और खुद अपनी जॉब जारी रखी। वो सुबह 9 बजे जाती थी और शाम 5 बजे आ जाती थी। निहार की नौकरी और सैलरी अच्छी थी। वो भी सुबह का गया शाम 5 बजे लौटकर घर आ जाता था। इस बीच बच्चे उसी बूढ़ी औरत के साथ घर पर रहते थे। अलग घर में रहने के 7 साल बाद पति पत्नी में किसी बात पर झगड़ा होने लगा। तभी उस बूढ़ी औरत ने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर उसी तरह बच्चों को कभी दादी के घर और कभी ताले में बंद करके जाने लगी। निहार की जिद बढ़ने लगी कि अब बच्चे स्कूल जाने के लायक हो रहे हैं। मोहिनी, नौकरी छोड़ दो और बच्चों की पढ़ाई व परवरिश पर घर में रहकर ध्यान दो। ये बात मोहिनी को स्वीकार नहीं थी। वो उन हालात में भी नौकरी से लिपटी रही और आहिस्ता आहिस्ता निहार के रवैये में भी फर्क आने लगा। वो बुझा बुझा और दिमागी दबाव का शिकार होकर दिमागी मरीज लगने लगा। वो अब बच्चों को भी प्यार ना करता, बल्कि उनसे दूर दूर रहने लगा। उसका रंग सांवला था और नाक नक्श भी बस ठीक ठाक से थे। वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था, लेकिन तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत थे। अब उसे शक हो गया कि बच्चों की शक्ल उससे नहीं मिलती और न उसके बहन भाइयों और खानदान में से किसी भी सदस्य से मिलती है। यह अजीब बात थी कि कभी कभी वो अपने शक का इजहार अपनी माँ से इस तरह करने लगा कि ये बच्चे उसे अपने नहीं लगते, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। माँ समझाती, बेटा तुम में नहीं मिलते तो क्या हुआ, उनकी माँ तो खूबसूरत है, इन्हें माँ से खूबसूरती मिली होगी। अक्सर माँ बाप बदसूरत होते हैं मगर बच्चे खूबसूरत होते हैं, ये तो ऊपर वाले की देन है। एक दिन निहार एक डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि वो अपनी अजीबोगरीब किस्म की सोचों से तंग आ गया था। ये सोचें खुद ब खुद उसके दिमाग में आ रही थी, जिनसे वो दिमागी तकलीफ में शामिल रहता था। उसने अपनी सारी कहानी डॉक्टर को बता दी कि उसके बच्चे उसे अपने नहीं लगते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, जबकि वो एक बदशक्ल सा इंसान है। उसने बताया कि वो इसे शक को अपने दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये जैसे उसकी सोचों से चिपक कर रह गया है। वो डॉक्टर इस फन का बहुत माहिर था, तो वो उसकी परेशानी अच्छी तरह समझ गया था। उसने निहार का इलाज किया और उसे काफ़ी समझाया, मगर मर्ज बढ़ता गया। उसने इतनी दवाई खाई, लेकिन फिर भी उन सोचों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा
और तंग आकर उसने इलाज छोड़ दिया। वो मोहिनी से और ज्यादा उलझने लगा। बार बार यही कहता था कि नौकरी छोड़ो और घर से बाहर कदम मत निकालो, वरना घर को ताला लगाकर तुमको कैद में रखूंगा। मोहिनी बहुत परेशान थी। वो बार बार सास के पास निहार की शिकायत लेकर आती कि अपने बेटे को समझाइए, ये अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं। अगर मुझे नहीं रखना तो बेशक तलाक ले लें, मगर शक की बुनियाद पर मेरी जिंदगी को नर्क न बनाए। मेरी कोई गलती नहीं है, आप खुद चेक कर सकती हैं। मोहिनी ने गलत तो नहीं कहा था, वो अपनी बात पर सही थी, लेकिन उसकी एक जिद सारे मामलात बिगाड़ रही थी कि नौकरी नहीं छोड़ेगी। उसने नौकरी छोड़कर मसले का हल न निकाला और यूं आकर निहार की दिमागी बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई। अब उसकी सोचें किसी और तरफ सफर करने लगी। उसने झुंझलाकर अपनी खराब दिमागी हालत के तहत अच्छी भली नौकरी छोड़ दी और लगातार अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसकी पत्नी ऑफिस जाने के बजाय ऑफिस के नजदीक एक घर में चली गई है। उसने चौकीदार से पूछा कि क्या ये औरत यहाँ पहले भी आती जाती थी और यहाँ कौन रहता है। चौकीदार ने बताया कि ऑफिस का बड़ा अफसर यहाँ बैठता है और ये भी अक्सर यहाँ आती है और साहब के पास ऑफिस में बैठी रहती है। कभी कभी साहब मुझसे ही उनके लिए चाय और खाना वगैरह मंगवाते हैं। ये सुनकर निहार का दिमाग घूम गया। वो माँ के पास गया और कहा कि उसका शक सही था, मोहिनी बदचलन है। ये अपने बॉस के साथ उसके फ्लैट पर अकेली टाइम गुजारती है। माँ ने समझाया, बेटा बगैर देखे बहू पर बदचलन का इल्जाम लगाना सही नहीं है। मुमकिन है कि वो ऑफिस के काम से अपने बॉस के पास जाती हो और ये भी मुमकिन है कि बड़े साहब का एक अलग ऑफिस हो। ये बात निहार को अच्छी नहीं लगी और वो अपनी माँ से भी नाराज हो गया। वो उसका साथ देने के बजाय बहू का साथ दे रही थी। वो घर आकर अपनी सोचों से उलझता रहा और फिर किसी खतरनाक इरादे में फंसकर रह गया। उसका मानसिक संतुलन अब पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में उसका कोई हमदर्द नहीं है। यहाँ तक कि उसके अपने घरवाले और माँ तक मोहिनी की ही तरफदारी कर रहे थे। जब मोहिनी घर लौटी तो उसने खूब झगड़ा किया। झगड़ते झगड़ते रात बीत गई। इस बेसुकूनी में किसी ने खाना भी नहीं खाया। रोते सिसकते डरे सहमे बच्चे आखिर में भूखे ही सो गए। मोहिनी ने भी सुकून हासिल करने के लिए नींद की एक गोली खा ली ताकि कुछ देर तो सुकून से सो सके। वो अक्सर झगड़े के बाद नींद की गोली खा लिया करती थी ताकि टेंशन की हालत में परेशानी ना सहनी पड़े, क्योंकि सुबह उठकर ऑफिस जाना होता था। इसके सिवा मोहिनी को कोई और हल नजर नहीं आता था, क्योंकि निहार को समझाना और उसे खुश करना उसके बस की बात नहीं थी। आधी रात के बाद जब मोहिनी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे तो अपने सुलगते हुए गुस्से को बर्दाश्त न करते हुए निहार ने वो काम कर दिया जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने तेज छुरी से पहले बच्चों के बारी बारी गले काटे, फिर पत्नी को भी इसी तरीके से मौत की नींद सुलाने के बाद अपने गले पर छुरी फेर ली। लेकिन वो जिंदा बच गया, क्योंकि ऊपर वाले को उसे दुनिया में ही उसकी करनी की सजा देनी थी। सुबह सुबह दूध वाले ने रोज की तरह दरवाजा बजाया। उसकी नजर एकदम चौखट पर गई, जहां से खून की लकीरें बहकर बाहर आ चुकी थी। उसने घबराकर मोहल्ले वालों को बताया। सारे मोहल्ले में एक शोर मच गया। फिर पुलिस आ गई। दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर गए तो बड़ा ही भयानक मंजर था। खून कमरे से आंगन में बहता हुआ बाहर के दरवाजे की चौखट तक आ चुका था। इस नजारे को देखने की किसी में हिम्मत नहीं थी। बदकिस्मती से निहार सिर्फ बेहोश हुआ था। उसकी नस कटने से बच गई थी। होश में आने के बाद वो सलाखों के पीछे था। डीएनए की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तीनों बच्चे उसी के लखते जिगर, उसी का अपना खून थे। और यह हकीकत सभी के लिए और भी अफसोस वाली थी कि मासूम बेगुनाहों के खून से उनके असल बाप ने ही अपने हाथ रंग लिए थे। भगवान ऐसे दिमागी मरीजों से बचाए जो अपना इलाज कराने के बजाय दूसरों की जिंदगी को अपने शक के भेंट चढ़ा देते हैं। अगर ऐसे लोगों की समझ में यह बात आ जाए कि उनको कोई दिमागी परेशानी है तो सारा मसला ही हल हो जाए। हकीकत यह है कि ऐसा मरीज खुद अपना मर्ज नहीं पहचान सकता, तो इस तरह की सूरत हाल में घरवालों को किसी न किसी तरह उसे इलाज के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वो दोबारा नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सके। कैसी लगी कहानी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।